हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे लाइव क्लास भी जो है वो हमारी शुरू हो गई है एनसीईआरटी। इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा और यूट्यूब पे आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सअप नंबर जो कि लिंक में हम प्रोवाइड करेंगे और आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कौन से युग में अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है। कैब्रियन युग में, पूर्व कैब्रियन युग में, परमियन युग में, या लास्ट ऑप्शन है हमारा डी टर्शरी जो कि तृतीयक युग है। इसमें यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो करेक्ट ऑप्शन है डी। इसी में अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसमें हिमालय, आल्पस, रॉकीज, एंडीज आदि अल्पाइन पर्वतों के ये सब उदाहरण हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे दो सूचियाँ बना दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। एक में दे दिया गया है पदार्थ और दूसरे में दिया गया है वर्ग, कि कौन से पदार्थ किस वर्ग या किस शैल से निर्मित हुए हैं। तो पहला है स्लेट, उसके सामने दिया गया है आग्नेय शैल, लिग्नाइट कायांतरिक शैल, बॉक्साइड लौह खनिज और ग्रेनाइट अवसादी शैल। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कोट दिया गया है कि चौथे का ए का 4 यहाँ पे हमको सही करना है। तो जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ग सूची है इसको हम मिलाएंगे। यहाँ पे आप देखिए स्लेट जो है वो किस सेल के अंतर्गत आता है, वो आता है हमारा कायांतरित, इसमें हो गया। उसके बाद लिग्नाइट है, लिग्नाइट आप लोग जानते ही हैं अवसादी शैलों से निर्मित होता है। उसके बाद है बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है ये एकदम सीधा सीधा ऑप्शन है। बॉक्साइड जो है वो लौह खनिज है, तो जाहिर सी बात है वो लौह खनिज में ही होगा। और ग्रेनाइट जो है वो हमारा आग्नेय शैल। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। सही ऑप्शन देखने के लिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बी वाला है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ये देखिए बी वाला जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि तीसरा है, मृदा कटक या एस्कर क्या है। उसमें हम देखते हैं प्रवाही जल से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। ये पूछा गया है कि मृदा कटक एस्कर कौन सी स्थलाकृति है। तो पहला है प्रवाहित जल से उत्पन्न स्थलाकृति, भूमिगत जल से उत्पन्न स्थलाकृति, हिमनदीय अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, या लास्ट ऑप्शन है हमारा डी हिमानी जलोढ़ स्थल रूप। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो अब डी कैसे होगा, जो जलोढ़ की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित कटकनुमा जिगजैग टाइप की जो स्थलाकृति बनती है उसको हम एस्कर कहते हैं। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कैलिडोनियाई पर्वत प्रणाली, क्या यह काकेशक प्रणाली का प्रजाति है, काकेशक से है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अपर्दन का सामान्य चक्र प्रवाही जल, लोएस पवन अपर्दन। लास्ट ऑप्शन है बृहद झीलें जो कि प्लीस्टोसीन। क्या यह इससे है। अब हमारा जो अगला ऑप्शन हो जाएगा जो सही है वो हो जाएगा 4 का डी
सॉरी ए हो जाएगा, जो कि ये हमारा सही नहीं है। काकेशस पर्वत जो है वो अल्पाइन पर्वत का उदाहरण है। जो काकेशस पर्वत अल्पाइन पर्वत प्रणाली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही है। ये जो है, उसके बाद आप देखेंगे कि अपलेशियन स्टॉकलैंड पर्वत के उदाहरण हैं। उसके बाद स्कैंडियन जो है वो पर्वत, भारत के अरावली पर्वत, महादेव, सतपुड़ा आदि जो हैं ये सब किसके हैं? कैलिडोनियाई पर्वत प्रणाली के उदाहरण हैं, जो कि भारत का अरावली पर्वत श्रेणी, महादेव, सतपुड़ा ये सभी जो हैं वो हैं कैलिडोनियाई पर्वत की प्रणाली। ये हो गया। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है। अब इसमें पूछा है कि जो सियाल सीमा नीफे आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी की आंतरिक जब हम संरचना पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा सियाल सीमा नीफे विभाजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है ये पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वैन डर ग्रेट द्वारा, होम्स द्वारा, डेली द्वारा। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्वेस द्वारा। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेस द्वारा। स्वेस ने भूगर्भ की आंतरिक संरचना को सियाल सीमा नीफे नामक 3 संकेंद्रिक परतों में विभाजित किया है। जो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, विशेष रूप से यह हम आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई, जो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई है वो कितनी है? ये तो आप लोगों को पता ही है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको हम, ये मील में है, अगर हम इसको किलोमीटर में ज्ञात करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 12,750, 12,757, सॉरी 12,757 किलोमीटर ये हो जाएगा अगर हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, नू नाटक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। नू नाटक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक है हिमनदी, जल प्रवाही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है प्रवाही जल, सी सागरीय, डी पवन कार्य। अब नू नाटक क्या होता है? ये जो होता है ये हिमावरण, पहले हम आप लोगों को बता दें कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हिमावरण, जैसे कि आप लोग हिम के चादर, आप लोग नाम सुने होंगे, हिम के चादर के रूप में निकली जो पर्वत चोटियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? नू नाटक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पतली सी चद्दर आप बिछा दिए, उसके ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है, जो पर्वत निकले होते हैं, जो कि हिम चादर के ऊपर जो पर्वतें होते हैं उसे हम कहते हैं नू नाटक पर्वत। ये हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग जो कि क्रोड होता है से गुजरती है? अब इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पी है, पी तरंगे हैं, या ऑप्शन नंबर बी यस तरंगे, ऑप्शन सी पी तथा यस दोनों, या ऑप्शन नंबर डी यस और यल। इसमें आपको देखना है कि कौन सी तरंगे हैं वो
करोड़ से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एस तरंगे जो हैं ये क्या होती हैं? यस तरंगे द्रव से होकर गुजरने वाली असमर्थ होती हैं। तो ये भाई जाहिर सी बात है, यस तरंगे द्रव से होकर गुजरने में असमर्थ होती हैं। तो ये जो हमारी हैं ये तरंगे ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। CP वायु राशि की विशेषता है। अब इसमें जब हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आर्द्र हो गया, ऑप्शन सी जो हो गया वो उष्ण वायु हो गया, ऑप्शन बी जो हो गया वो अस्थिर वायु हो गया, ऑप्शन डी जो है वो स्थिर वायु है। इसमें आप लोगों को देखना है कि CPW वायु राशि की विशेषता क्या है। यहाँ पे C जो है वो महासागरीय है और P जो है वो ध्रुवीय है और स्मॉल w जो है वो उष्ण वायु है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। CP जो कि वायु राशि की विशेषता है वो उष्ण वायु राशि है। उसके बाद अगला जो है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है वो आप लोगों को पता है, नॉर्मल सी बात है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। ये हो गया जलवायु वर्गीकरणों में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना की वकालत की थी। इसमें भाई लेखक का नाम दिया गया है, उसके बाद पूछा गया है कि संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना की वकालत आलोचना कौन किया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हो गया, पहला है GT त्रिवार्था ने, दूसरा है CW थार्नवेट ने, WC कैंडियो ने, AA मित्तल ने। ये हो गया हमारा चारों ऑप्शन। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। CW थार्नवेट ने जब उन्होंने 1948 की जलवायु वर्गीकरण की जब योजना में जलवायु प्रदेशों का सीमा निर्धारण किया था तो उसी में उन्होंने संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के आधार पर ही किया था वो सीमा निर्धारण। ये हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया, वर्तमान भूत की कुंजी है। इस कथन को किसने बोला था? इस कथन को किसने प्रतिपादित किया था, इसमें पूछा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन है डेविस ने, पेंक ने, जेम्स हटन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हटन ने। जेम्स हटन ने 1785 में जब एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एक रूपतावाद, यह सिद्धांत की संकल्पना को उन्होंने ही बोला था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है सी, डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम जो है वो कौन से अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 30 से 40 अंश उत्तर व दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 25 से 60 उत्तर व दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन सी 5 अंश उत्तर व 5 अंश दक्षिण, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी 5 अंश
से 30 अंश उत्तर व दक्षिण अक्षांश। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 5 अंश उत्तर व 5 अंश दक्षिण, जो कि ये हमारी डोलड्रम निम्न अक्षांशों के मध्य स्थित है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जेट धाराओं की अधिकतम गति नॉट में है लगभग। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जेट धारा जो होती है उसकी अधिकतम गति क्या है। तो यहाँ पे जो उसकी अधिकतम गति है वो 200 नॉट है, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना है? 200। अर्थात इसको हम अगर बोलेंगे तो ये 370 प्रति किलोमीटर, 370 प्रति किलोमीटर, ये जो है प्रति किलोमीटर घंटा है भाई, इतनी तेज ये चलती है हवाएं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी द्वारा अपने वायुमंडल की बाह्य सीमा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रति सेकंड वर्ग सेमी में 2 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है प्रति घंटा प्रति वर्ग सेमी 120 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी, प्रति घंटा प्रति वर्ग सेमी 2 किलोग्राम कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगभग 2 कैलोरी। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रति चक्रवात जो है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। प्रति चक्रवात, जब आप लोग चक्रवात पढ़ेंगे तो वहाँ पे वायु का अवतलन जो होता है वही होता है प्रति चक्रवात। अर्थात जैसे कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि मेघों का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है, इसी वजह से ये ऐसा होता है। तो यहाँ की जो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा हमारा सी, स्वच्छ आसमान, ये हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ जो कि मग्न तट होता है वो है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो है हमारा वो है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए ये बताया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए 2 सूचियाँ बनाई गई हैं, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। इसमें दिया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सूची 1 में दिया गया है तापीय चक्रों का सिद्धांत, निमज्जन जो कि अवतलन होता है उसका सिद्धांत। उसके बाद दिया गया ऑप्शन नंबर सी, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। यहाँ पे आप लोग जो कि मिला सकते हैं वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा 19वां क्वेश्चन वो है लवणता की मात्रा सर्वोच्च है। अब इसमें पूछा गया है कि भाई लवणता कौन से सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो है
वो मृत सागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें लवणता कितनी मात्रा में पाई जाती है? 240% इसमें लवणता पाई जाती है। उसके बाद जो है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर में जो है उसमें पाया जाता है 3 से 15%। उसके बाद अगला जो है काला सागर, काला सागर में पाया जाता है, काला सागर में आप लोग देखेंगे तो उसमें पाया जाएगा 15 से 18%। और उसके बाद बचता है लाल सागर, लाल सागर में जो पाया जाएगा वो होगा 37 से 41%, इतना पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि मिश्रित ज्वार भाटा जो होता है वो किसे कहते हैं? मिश्रित ज्वार भाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो होगा दैनिक अर्ध, दैनिक और ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा जो है वो इसी को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है। इसमें भी जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए ज्वार भाटा की उत्पत्ति। ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ने के लिए यहाँ पे हम नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं 9005715602। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज करके लाइव क्लास से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।